ओके, तो ये जो पार्ट 7 है हमारा स्टार्ट होता है इससे शेयर वारंट से। इससे पीछे पहले तक कवर कर रखा है। ये 2 घंटे की क्लास थी तो उसको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करना है इसके अंदर। अगर कोई एंटिटी प्रॉमिस करती है इक्विटी शेयर्स इन लिeu ऑफ शेयर वारंट्स देन वी विल कैलकुलेट फ्री शेयर्स, जैसे कि हम पहले पढ़ते थे ना ईसॉप्स के अंदर, उसी तरह का है ये भी, मोर और लेस सेम ही है। इसके अंदर हम इन लिeu ऑफ शेयर वारंट देन वी विल कैलकुलेट फ्री शेयर्स एट ईच बैलेंस शीट डेट। जो बैलेंस शीट डेट है उस पर हम कैलकुलेट करते हैं ईपीएस कंप्यूट करने के लिए, क्योंकि ऐसा है ना कि वो अभी उनको शेयर वारंट्स मिलेंगे, शेयर वारंट्स के लिए उनको शेयर कैपिटल अभी फ्यूचर में मिलने वाली है, तो उसके लिए हम इसमें कैलकुलेट करते हैं कि उनको कितना मिलेगा फ्री शेयर्स। मतलब हमारा मार्केट प्राइस चल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस, दोनों में जो डिफरेंस हो गया मतलब फ्री है। किस पे मिल रहा है? जो हमारा एवरेज वो मार्केट प्राइस चल रहा है उस दिन पे, बैलेंस शीट डेट पे, क्योंकि हम ये बैलेंस शीट डेट पे कंप्यूट करते हैं, जो शेयर्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक एग्जांपल हो गया इसका, एक वारंट एक शेयर का, ये फ्री शेयर्स हो गए। जैसे ऐसे करके कोई इंक्रीमेंटल ईपीएस नहीं होता क्योंकि इसके ऊपर हमें कोई सेविंग्स नहीं हो रही, क्योंकि हम इसके ऊपर कुछ पे कर ही नहीं रहे थे पहले। फिर आ जाता है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका कुछ ये है कि दो उसमें पार्ट में डिवाइड हो जाता है ये एक तो ये है कि हम जो शेयर्स है वो इशू करेंगे, बेस होता है हमारा टर्नओवर पे, हो सकता है प्रॉफिट पे, हो सकता है मार्केट प्राइस पे, हो सकता है वो सारी चीज़ें, मतलब जिनका पता हमें एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगेगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर कैसे पता लगेगा? जो टर्नओवर है साल के एंड में पता लगेगी, प्रॉफिट है बढ़ घट जाते हैं एंड में पता लगेंगे, मार्केट प्राइस है बढ़ घट जाता है एंड में पता लगेगा। लेकिन और ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं कोई अदर इवेंट इनके अलावा, वो ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं जैसे कोई नया आउटलेट खोलना है, ठीक है, और या फिर हमारा इतना हो गया तो हम इतने पे आउटलेट खोलने, काफ़ी प्रोमिनेंट एग्जांपल है, और भी इसकी तरह के काफ़ी वो हो जाते हैं। तो काफ़ी और एग्जांपल्स भी हैं, लेकिन इसका प्रोमिनेंट एग्जांपल एक आउटलेट्स खोलने का है। मतलब इन चारों चीज़ों के अलावा जो भी बच जाता है, जो भी मतलब लास्ट में पता लग रही है, उसके अलावा वो अदर इवेंट्स हो जाते हैं। तो जो एट द एंड ऑफ द ईयर पता लग रहे हैं उसमें तो देखिए चीज़ तो क्लियर है कि बीईपीएस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आना, चाहे वो शेयर्स इशू हो चुके हों, चाहे वो शेयर्स टू बी इशूड होने हों। ठीक है, इसमें तो जो दोनों चीज़ें लिखी हों कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें इन चीज़ों का फ़र्क दो उस पर आता है, बीईपीएस पे भी आएगा आपका और एक डीईपीएस पे भी आएगा। बीईपीएस पे कैसे आएगा? जो एक डाउट है, बट फॉर द मीन वाइल वी आर लर्निंग दिस, तो ये तो एक क्रैम करने वाली चीज़ होगी, बट इसमें इफेक्ट ऐसे पड़ता है। मान लो 10,000 शेयर्स हैं, हमारा आउटलेट खुल गया तीसरे मंथ पे, तो 3 महीने के बाद में हम जो अगर वो इशूएबल है ना, तो हम उसको ये अज्यूम कर लेंगे कि उसके ऊपर टाइम फैक्टर लगा लेंगे 9 मंथ्स का, कि इससे आगे जब तक बैलेंस शीट हमारी एंड होगी 9 महीने बचते हैं, तो हम ये मान लेंगे कि एक तरह से फ्रेशली इशूड है, और ये अभी तक इशूएबल है। इस पर्पज़ की वजह से हम इसका इफेक्ट जो है डीईपीएस पे भी लेंगे। वो इसलिए कि अभी तक वो इशू नहीं हुए हैं, और उसको पूरा इसलिए लेंगे, यहाँ पे टाइम फैक्टर इसलिए नहीं लगाते क्योंकि यहाँ पे नीचे लिख रखा था फुली, क्योंकि फ्यूचर में शेयर्स पूरे इशू करेंगे हम, आधे थोड़ी करेंगे, पूरे इशू करेंगे ना, तो उसकी वजह से ये हो जाता है। और इसके अंदर सिर्फ जो इफेक्ट आएगा वो डीईपीएस पे ही आता है, क्योंकि जब हमारा वो हो जाएगा तो एक चिंता है कि अभी डाइल्यूशन और होगा, शेयर्स में डाइल्यूशन अभी फ्यूचर में होगा, क्योंकि हमने वो चीज़ कर दी है। तो हमें वो शेयर्स जो भी हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जो भी थे, जिनको भी हमने प्रॉमिस किया था, जिनको भी हमने कंटिजेंसी के बेस पर प्रॉमिस किया था, उनको हमें पे करना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली शेयर विल गेट डाइल्यूटेड। फिर ये इसका एक क्रक्स निकाल दिया था, कंडीशन मीट हो जाती है उसके अंदर है जो, तो फिर अगर कंडीशन नहीं मीट होती तो सिंपली हम इग्नोर कर देंगे। अगर कंडीशन डू नॉट मेट, इग्नोर स्पेसिफाइड कंडीशनेबल इन बीएफएस एज वेल एज इन डीईपीएस, देन इग्नोर द स्पेसिफाइड, तो उसका इफेक्ट हम ना बीईपीएस पे लेंगे ना डीईपीएस पे लेंगे। अगर कंटीजेंट इशू शेयर जो इशू किए गए हैं इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग द कंडीशन, देन वी विल नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट इन डीईपीएस। इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमने शेयर्स इशू ही कर दिए, इशूएबल नहीं रह गए वो, तो अब अगर हमने इशू कर दिए, अभी पता लग गया फ्यूचर में और कितना डाइल्यूशन लाओगे, कुछ नहीं आएगा आगे डाइल्यूशन, लेकिन बीईपीएस सेम ही रहेगा। इस चीज़ का लॉजिक नहीं समझ में आया कि दोनों सिचुएशन में बीपीएस क्यों सेम रहेगा। इसमें तो समझ आता है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा नहीं समझ में आती ये बात कि अगर हमारी इशूएबल है ना, तो हमें सिर्फ डीपीएस पे दिखाओ, बीपीएस पे क्यों आता है इफेक्ट, इसका ये पता नहीं है। लेकिन ठीक है, हम इसको लेंगे टाइम फैक्टर के अकॉर्डिंगली जब भी होगा। मतलब बीपीएस में तो आना निश्चित है, लेकिन अगर इशूड हो गए तो हम उसको डीईपीएस पे नहीं लेंगे, अगर इशूएबल है तो हम उसको लेंगे।
कंटिन्यूसली रिलेटेड सेल्स प्रॉफिट और एमपी, ये वही था, इनको ये लास्ट में टिल द ईयर एंड होते हैं, दीज आर कंसिडर्ड द ईयर एंड ओनली, सो देयर विल बी नो एडजस्टमेंट दीज आर इन बेसिक ईपीएस। बेसिक ईपीएस में कोई फर्क ही नहीं आना, तो इसमें वही अगर मैट हो गया तो कंसिडर कंटिजेंसी इन डीपीएस ओनली, एंड अगर नहीं हुआ तो इग्नोर एनी एडजस्टमेंट इन डीपीएस। ठीक है, ये 29 क्वेश्चन था, इसके अंदर प्रॉफिट बता रखे थे उसने 11 लाख 12 लाख करके ना, वो एक बार ये देख लेना। फिर इसके अंदर ना इसने ये बोला था क्वार्टरली हमको वो बतानी है, तो इन क्वेश्चंस के अंदर ना थोड़ा ऐसे दिमाग लगा लो कि बनाना क्या है, हमें चाहिए क्या। इसमें बता रखा है इसने कि कैलकुलेशन करनी है बीपीएस की, उस क्वेश्चन के अंदर बता रखा है, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, पता नहीं कहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसके अंदर इसने बता रखा है पहले ऑलरेडी, इसने हमें बता रखा है कि हमें क्या करना है इसके अंदर। जैसे कि ये हो गया ना यहाँ पर कैलकुलेट बेसिक एंड डाइल्यूटेड ईपीएस, तो इसके अकॉर्डिंगली अपने माइंड में फ्रेम कर ले, हाँ कि ऐसे ऐसे बनाना है, इधर बेसिक ईपीएस कंप्यूटेशन लिख लेना, फिर ये प्रॉफिट आएंगे हमारे, फिर अगले क्वार्टर का बताना है, अगले उसका का बताना है ना, और सबको कंसोलिडेट करके बताना है, टोटल बताना है, वो इसमें कहीं ना कहीं दे रखा था। और ये जो क्वेश्चन है कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स का है, तो वो भी थोड़ा दिमाग में रखना कि उससे रिलेटेड है। तो इसमें ये बता रखा था कि इन्होंने 5000 एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर ईच न्यू रिटेल साइट ओपन ड्यूरिंग 20x1। ठीक है, इन्होंने बोल रखा है कि 5000 ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे जैसे ही इनका न्यू रिटेल खुलेगा ड्यूरिंग 20x1। तो ये स्टार्ट कहाँ से होती है पिक्चर, 20x1 से स्टार्ट होती है। तो उसके अंदर कंसोलिडेशन यहाँ पे इन्होंने वो प्रॉफिट दे रखे थे, ये 11 लाख हो गया 31 मार्च तक। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल मई जून इसका ये प्रॉफिट हो गया 23 लाख, तो 11 लाख माइनस 23 लाख, 23 लाख माइनस 11, ये हो गया हमारा 12 लाख। तो वहाँ पे हमने ऐसी 12 लाख ले रखा होगा अगले उसमें, ये रहा ना 12 लाख। फिर उसके बाद में उसका प्रॉफिट कम हुआ, तो उससे पिछले क्वार्टर से इसमें कंपेयर कर लो कि आपने कितना कमाया है। और ये तो बता ही रखा है 2,90,000 एज ऑफ दिसंबर 2001। ये सारा दिसंबर 2001 का ही था, तो उस हिसाब से इन्होंने कर रखा है। जैन टू मार्च ले रखा है, अप्रैल टू जून ले रखा है, जो इनका वो ख़त्म हो रहा है जे टू डी हो रहा है, जैन टू दिसंबर ख़त्म हो रहा है। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये तीसरा उसका ले लिया था। इसमें ये ले लिया था इन्होंने, ओपनिंग बैलेंस ले लिया था 10-10 लाख रुपए का, और फिर कंटिजेंटली इशूएबल शेयर्स ले लिए थे। ये इस किसी बेस पे ऑर्डिनरी शेयर फॉर ईच, ये प्रॉफिट के बेस पे था। ठीक है, तो ये हमेशा किसको अफेक्ट करेगा बताओ, ये किसको अफेक्ट करेगा, DEPS को ही करेगा, क्योंकि इसका हमें बाद में ही पता लगेगा। तो BPS पे का कोई इफेक्ट ही नहीं आया था, जो इफेक्ट आया था इसके ऊपर वो यहाँ पे आया था कंटिजेंटली इशू शेयर फॉर रिटेल आउटलेट्स। लाइक ये इशू कर दिया था 5000 को 2/3, फिर 5000 प्लस 5000 1/3, और ये 5000 इंटू 8/12 प्लस 5000 इंटू 4/12, इसका कुछ वो था कि टोटल जो है वो 5000 इशू हुए हैं। तो इनमें से 8 इतने महीने चलेंगे और 4 उतने महीने चलेंगे, कुछ ऐसे था। ये थोड़ा स्किप कर देना उसको, 5000 2 महीने चलेंगे, 5000 उसमें चलेंगे। फॉर ईच न्यू रिटेल ओपनिंग ड्यूरिंग एक्सपेंड 2 लाख एक मई को खुल रहा है। ठीक है, 1 मई 2001, तो इसको एक हाईलाइट कर दे, और दूसरा ऑन सितंबर 2x1। तो यही दिमाग लगाने वाली चीज़ है, इसकी वजह से पूरा वो डिले हो गया। यही है कि एक तो मई को खुल गया, ठीक है, तो जैन फेब मार्च अप्रैल चले गए, जैन फेब मार्च एक क्वार्टर हो गया, मार्च अप्रैल मई दूसरा क्वार्टर हो गया, दूसरे क्वार्टर में सिर्फ 1 महीना आएगा। ठीक है, और उसके बाद का वो ले लेंगे, लेकिन मई से दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है उसके अकॉर्डिंगली ले लेंगे। इसमें टाइम फैक्टर लगा देना, सिंपल सी बात है, तो वो तेरा निकल के आ जाएगा यहाँ पर ऐसे ऐसे करके। और ये 10 लाख के अंदर ये था वही, ये तो हमेशा उसमें ही रहेगा, क्या बोलते हैं, इसमें कोई टाइम फैक्टर नहीं लगता। ये 5000 यहाँ पे भी थे, फिर ये 5000 प्लस 5000 हो गए, फिर ये 5000 प्लस 5000 यहाँ पर भी इस क्वार्टर में भी रहेंगे, फिर इस क्वार्टर इसमें तो खैर रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन इस क्वार्टर तक, सेकंड क्वार्टर तक हमें जो था यहाँ पे प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द पता करना, लेकिन यहाँ पे बढ़ चुका था वो प्रॉफिट जो 10 लाख से ऊपर बढ़ चुका था। ठीक है, यहाँ पे वापस कम हो गया था, तो वो उसी हिसाब से लिए थे इन्होंने, कम नहीं हो गया था, मतलब वो हो गया था ना यहाँ से
क्या हो गया था यार, जो प्रॉफिट था इनका कंसोलिडेशन इसने बेस किया था ईयर टू डेट प्रॉफिट, जो इन्होंने ये बेस किया था एडिशनल शेयर फॉर ईच ₹1000 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹20 लाख। ठीक है, 1000 शेयर्स इशू करेंगे 20,000 लाख से ऊपर, तो जितना भी उससे ऊपर बढ़ रहा था उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ले लिया था। तो जैसे यहाँ पर था 11 लाख था पहले में, तो 20 लाख से ऊपर नहीं था, लेकिन जून में कितना हो गया, 23 लाख हो गया। जून में कितना हो गया, 11 + 12 23, 3 एक्स्ट्रा हो गए ना। ठीक है, तो प्रॉफिट टारगेट 3 लाख से बढ़ गया। नो टाइम फैक्टर तो यहाँ पे लेंगे नहीं, तो उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 लाख से इन्होंने किस तरह से कंप्यूट किया है वो 5000 इन्होंने किसी तरह से कंप्यूटेशन कर रखी है उसकी। 23 लाख हो गए, फिर ये 4 लाख से और लेस हो गया। 4 लाख से लेस कैसे हो गया, 4 लाख से लेस तो वो हो गया ना, इसलिए कि 19 लाख हो गया, इंक्लूडिंग 4 लाख ज़्यादा लॉस फ्रॉम डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, दैट्स ओके। यहाँ पे कुछ वो नहीं है, यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा, बट इसका होता है वैसे, यहाँ पे कुछ नहीं होगा इसका। ठीक है, तो जो हमारा कंसर्न है वो ये है कि 1000 इन एक्सेस ऑफ फॉर द ईयर दिसंबर 20 लाख से जो ऊपर बढ़ गया, 23 लाख हो गया, फिर ये 19 लाख हो गया, फिर ये 29 लाख हो गया। ये जो है ना भाई आपके 5000, फिर ये 10,000 हो गए, फिर 10,000 हो गए,